अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्ज़ा साहब हैं। डॉक्टर साहब के चैनल्स पे भी हम उन्हें देखा करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल्स हैं। बलूचिस्तान पे भी बात करते हैं, कश्मीर पे भी बात करते हैं। आप लोग ज़रूर डॉक्टर साहब को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी आरजू जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? और आज हम आपसे ज़रा बात करेंगे। सबसे पहले तो भारत और बांग्लादेश की आप कैसे देख रहे हैं इनके रिलेशंस को, कि कैसे चल रहे हैं? वैसे तो तरह तरह की न्यूज़ आती रहती है, लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है वो आप उसको कैसे देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं बांग्लादेश के और इसके इंडिया के, और इनमें कोई सुधार मुझे तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उसकी मेन वजह मेरा ख्याल है ये है कि बांग्लादेश की जो सरकार है और बांग्लादेश की जो डीप स्टेट है वो बिक चुकी है, और वो पाकिस्तान की तरह है, बन चुकी है पाकिस्तानी डीप स्टेट की तरह, कि जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई हम उसके हो गए। तो अब ये है कि ये बिल्कुल बिक चुकी है, और इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त ये एक तरफ चीन के मफादात को भी पूरा करती है और दूसरी तरफ अमेरिका के भी। तो ये मुझे लगता है इन्होंने पाकिस्तान से और कुछ सीखा या नहीं सीखा। एक तो इन्होंने मजहबी जुनूनियत सीखी और दूसरा इन्होंने डबल गेम करना सीखा। तो इस वक्त ये डबल गेम कर रहे हैं, और इंडिया ने इनको, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज जी। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो इनकी उन्होंने कैंसिल की है, ये एक ऐसी फैसिलिटी थी जो उन्होंने अपना पेट काट के इनको दी थी। हम्म। यानी कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थी टेक्सटाइल की और ये एपरल की जो एक्सपोर्ट थी, वो उसमें जितना होता है, गुंजाइश होती है ना एक शिपमेंट में, तो उसमें इंडिया के सामान की की गुंजाइश कम करके उन्होंने इनका सामान डाला, इनको फैसिलिटेट किया और फ्री में किया। तो उसके ऊपर भी इंडिया में गारमेंट इंडस्ट्री जो है वो बड़ी परेशान थी कि भाई ये क्या है। तो अब ये इन्होंने बंद कर दिया है, तो इसका मतलब ये कि गारमेंट इंडस्ट्री जो इंडिया की है उसको बूस्ट मिलेगा। बांग्लादेश की तो गारमेंट इंडस्ट्री गई, वो तो गई तेल लेने, वो फारग है। अ, उसका तो मुझे रिवाइवल का कोई चांस नजर नहीं आता। तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं और जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वो अब मेरा ख्याल है इंडिया का रुख करेंगे। मुझे ये दिखता है कि बांग्लादेश से अब गारमेंट इंडस्ट्री का जो पीरियड हमने देखा वो माजी का फसाना बन चुका है, वो अब रिवाइव नहीं होगा, मुझे ये दिखता है जी। तो ये इनको समझ क्यों नहीं आ रही बांग्लादेश वालों को कि ये भारत के साथ क्यों बिगाड़ रहे हैं? मतलब जो बिजनेस वगैरह चला करता था वो तो चलते रहना चाहिए। तो पाकिस्तान तक चाहता है, कोशिश करता है कि, या चाहता है कि ट्रेड हो भारत के साथ। ये और बात है कि हमारे तो एक लंबे चौड़े झगड़े चले हैं, लेकिन इनको तो हमेशा से उन्होंने साथ दिया है। वो बनाने में ही भारत का बहुत हाथ रहा बांग्लादेश को। देखें, ये सबके सामने है किस तरह से बांग्लादेश में एक मंसूबे के तहत दहाइयों के ऊपर मुहित अरसे में बांग्लादेश के अंदर जो है वो रेडिकलाइजेशन को प्रमोट किया गया। एक जिसे कहते हैं कि एक फाउंडेशन तैयार की गई, बेस तैयार की गई काउंटर रेवोल्यूशन की, हम्म। बिल्कुल राइट विंग काउंटर रेवोल्यूशन की। उसके लिए फंडिंग भी आई है, जाहिर है बगैर पैसे के तो आप अयूब मार्केट हाई कोर्ट नहीं जा सकती अगर आपका पैसे नहीं है टैक्सी के तो जो मुझे ना सर, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दे। मैं जहर खाने के पैसे नहीं है। हाँ, तो ये कैसे इतना कर रहे हैं, तो ये वो फाउंडेशन बनी। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से डग 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 करते यूनुस साहब को लाया गया, फौज के अंदर जर्नैलों को खरीदा गया, एक किस्म का सॉफ्ट कू किया गया ना, ये कू ही हुआ है ना, और हटा दिया उनको और वो रिजीम चेंज कर दी। और नीचे जो है स्ट्रीट फोर्स वो उन्होंने फाशिस्टों की रखी है, गुंडों की, जो इस्लाम के नाम पे लोगों को दहशत फैला रहे हैं और डंडे के जोर पे उन्होंने वहां किया हुआ कब्जा। तो ये अब बांग्लादेश को मुकम्मल तौर पर डिस्टेबलाइज कर दिया है अमेरिका ने और चाइना ने
और अब पाकिस्तान उसमें जो है मेन कैरेक्टर है, मतलब स्क्रिप्ट किसी ने लिखा, डायरेक्ट कोई कर रहा है, एक्टर जो है वो पाकिस्तान बीच में है। जी। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं डॉक्टर साहब की बुक भी दिखा दूं। डॉक्टर साहब, ऐसे तो मैंने यहाँ रखनी थी, ये यहाँ टिक नहीं रही है, ये हाथी जो है गिरा देते हैं बार बार। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये बुक भेजी थी, और बहुत खूबसूरत किताब है, और यकीनन जो लोग उर्दू पढ़ना जानते हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ से मेरे ख्याल है मिल जाएगी, इस्लामाबाद से या पाकिस्तान में जिस शहर में भी है, तो जरूर देखिए। और ये और बातें बहुत से लोग हो सकता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री ना करें, हाँ लेकिन हाँ, पढ़ना और सुनना जो है वो मैं समझती हूँ जरूर चाहिए। और शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, बात अगर हम करें भारत की, अभी आपने देखा कि रिसेंटली, अभी कल बल्कि, वो तावर हुसैन राणा को जो है लाया गया है अमेरिका से, और वैसे कैनेडियन सिटीजन है, और उसको कहा जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड था उसमें 26/11 में, पाकिस्तान फौज में रह चुका है डॉक्टर। अब पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया कि जी 20 साल से वो यहाँ है ही नहीं, और उसका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उसने रिन्यू नहीं कराए हैं, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस कह रहा है। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि भाई वो नहीं 20 साल देखिए, से बात पाकिस्तान नहीं मेरी रहा। बात, सर, अच्छा पल्ला मेरी झाड़ बात, सकते हैं। मेरी बात जी। सुने। देखें, 2008 में जो मुंबई में हुआ वो बड़ा शर्मनाक था, बड़ा दर्दनाक था। बहुत। जी। ठीक है ना, उसकी तो मजम्मत करते हैं। अब ये आ जाती है बात कानूनी मोशगाफियों की। एक शख्स जो 20 साल से कनाडा में रह रहा है और उसने पाकिस्तान का अपना जो कार्ड है या पासपोर्ट है वो रिन्यू भी नहीं कराया, और कनेडियन सिटीजन है, उसमें दो बातें। एक तो ये कि पासपोर्ट रिन्यू करने से आपकी सिटीजनशिप खत्म नहीं हो जाती, और दूसरा ये कि अगर आप कनेडियन सिटीजन हैं अभी भी, तो फिर कनेडियन गवर्नमेंट कूदेगी इसमें, वो कूद सकती है। और आपको पता ही है कि अमेरिका और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े कशीदा हैं, और अमेरिका और सॉरी, कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात भी बड़े कशीदा हैं। तो अब ये देखते हैं कि क्या होता है इनके पास। जाहिर है, ये कहते हैं कि ये उसका हिस्सा था, तो सबूत होंगे, तो वो सबूत दिए होंगे जिसकी बेसिस पे एक्स्ट्रेडिशन भी हुई है ना। ऐसे तो नहीं किसी को उठा के दूसरे कंट्री के हवाले किसी को किया जाता। तो वो सबूत अब आएंगे सामने, वो पता चलेगा, मुकदमा चलेगा, तो फिर इसके ऊपर मजीद बात हो सकती है। लेकिन ये मुझे लग ये रहा है कि इसमें अब कैनेडियन गवर्नमेंट भी कूदेगी। जी। इसको बचाएगी कैनेडियन गवर्नमेंट, क्या आपको लग रहा है कि जब जो आदमी एक टेररिज्म के एक्ट में इन्वॉल्व रहा है और खुद मान रहा है, और सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान भी सपोर्ट नहीं कर रहा इस आदमी को, ऐसे में कैनेडियन गवर्नमेंट कैसे निकल कर आएगी बचाने के लिए, जबकि ये सवाल, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हवाले किया है। जी जी, ये सवाल आपका सही है बिल्कुल। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट जो है, अगर वो ये अगर अपील करता है कि मैं कैनेडियन सिटीजन हूं और मुझे यहाँ पे इस तरह से इंडिया में ट्राई किया जा रहा है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। अब वो किस नोयत का इंटरवेंशन होता है, वो कोई वॉच ग्रुप बना के भेजते हैं कि भाई देखो ट्रायल में को चेक करो, आई डोंट नो। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, और ट्रंप ने भी शरारत करके इंडिया को भेजा है, क्योंकि ट्रंप जो है वो चाहता है कि कनाडा को मैं अपनी स्टेट बनाऊं। तो ट्रंप भी जो है ना, वो भी कोई सीधा नहीं लेकिन चल सर, रहा है। हाथ तो साफ नहीं इस आदमी के। सर, ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि ट्रम्प ने कोई गेम खेल दी, या ना, ये आदमी तो जो था वो बिल्कुल इनोसेंट है, इसने कुछ किया नहीं। ये तो पाकिस्तान तक नहीं कह रहा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता कि ये इनोसेंट है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब एक आदमी खुद कहता है कि मैं इन्वॉल्व था, और वो कहता है कि जी इंडिया डिजर्व्स दिस। उसने हम्म। जो डिपार्टमेंट हम्म। ऑफ जस्टिस का एक है बंदा, उससे बात करते हुए ये बात की उसने, तो वो तो उसमें कोई शक और शुबा नहीं है। मैं इसकी इंटरनेशनल रिपरकशंस के हवाले से सोच रहा था आज कि क्या इसमें हो सकता है, क्योंकि केस बहुत हाई प्रोफाइल है। अब अगर तो उसको सजाए मौत देते हैं तो वो आई डोंट नो, उम्र कैद देते हैं, लेकिन ये अपील कर सकता है कैनेडियन गवर्नमेंट को, और कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो उसको घसीट के लाया जा सकता है इस केस के अंदर। ये हाई प्रोफाइल केस है जी। तो सर, इससे कुछ फर्क पड़ेगा आपके ख्याल से हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस में, या कुछ? क्योंकि पहले अजमल कसाब को भी हमने देखा कि भारत ने पकड़ा था, फिर सजा भी दी थी, लेकिन उसके बाद भी रिलेशंस कुछ अलग है, उससे भी हम मुकर गए थे अजमल कसाब से भी। देखें, ये जो केसेस होते हैं ना, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं।
ये अवाम के लिए होता है। अब इंडिया में जनाब वो डांस कर चल रहा होगा कि जी पकड़ लिया, आ गया, मोदी जिंदाबाद, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। ये आइटम सॉन्ग होते हैं, फिल्मों में आइटम सॉन्ग होते हैं ना, ये वो आइटम सॉन्ग है जरा जोश दिलाने के लिए, जिन्होंने टिकट ली होती है और फिल्म में आए होते हैं उनको। असल जो बात और डिप्लोमेसी हो रही होती है, या जो बातचीत हो रही होती है, वो दरवाजों के पीछे हो रही होती है। और इसी तरह से पाकिस्तान जो है वो भी इंडिया के खिलाफ जब कोई उनके हाथ चीज लगती है तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए उसको हाईलाइट कर देते हैं, और वो अपना आइटम सॉन्ग पेश कर देते हैं। पाकिस्तान का जरा आइटम सॉन्ग घटिया होता है, इनका जरा आइटम सॉन्ग बॉलीवुड स्टाइल का होता है, तो वो ये है। बाकी जो जिन्होंने किया, जिस वजह से किया, वो वजह को आप एड्रेस ना करें, यानी वो जो टेररिस्ट कैंप्स है जहां इनकी ट्रेनिंग होती है, हर चीज का पता है, उनको आप टारगेट नहीं करते, उसके ऊपर आप जो है वो एक्शन नहीं लेते, और आप उनके अगले जो पुर्जे हैं या जो भी हैं उनको पकड़ते हैं। तो ये तो दोबारा हो सकता है, और हो रहा है अभी भी। आप देखें जम्मू कश्मीर में जो है वो घुसपैठ हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। अभी 5 फौजी मारे गए थे, वहां पे माइन ब्लास्ट हो गया था, तो पाकिस्तानी फौजी 5 वहां मारे गए। तो ये जो है ना, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए अच्छा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस मसले को सीरियसली एड्रेस किया जा रहा है जी। सर उसके साथ ही हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं उन्होंने तमाम ही कंट्रीज को जैसे कह लीजिए कि एक टांग पे खड़ा किया हुआ है। अब टैरिफ का एक तमाशा शुरू हुआ, अभी 90 डेज के लिए रोक दिया है, लेकिन चाइना के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो लग रहा है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब उन्होंने 145% उनके ऊपर टैरिफ लगाने की बात की है। क्या लग रहा है आपको कि ये लोग किस तरफ जा रहे हैं, खासतौर पे अमेरिका? बड़ा पैसा कमाया है इन्होंने, अमीर लोगों ने। ये जो 90 दिन का इन्होंने छूट देने से पहले, ऐलान से पहले, और यही हम्म, ये चाहते थे, क्योंकि देखें इन्होंने जब ये किया तो एकदम स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरी, शेयर्स की कीमतें हाँ, नीचे गिर गई। हाँ। तो जरा चेक कीजिएगा कि किस किस ने कितना कितना शेयर खरीदा है इस पीरियड में। कम होने पे? और अच्छा। हाँ, शेयर की कीमतें गिरी हैं तो इन्होंने हाँ, फटाफट अरबों के शेयर्स खरीदे हैं। हाँ। और फिर अब इन्होंने कहा ये 90 दिन के लिए हमने रोक दिया है, तो शेयर फिर ऊपर जाना शुरू हो गए। तो वो जिन्होंने सस्ते खरीदे हैं उनके शेयर्स की प्राइसेस कितनी हो गई होगी अब। हाँ। तो ये गेमें खेल रहा है ये ऐसे, कभी कुछ करता है कभी कुछ अच्छा, करता हमें है। तो लग रहा था सारी दुनिया परेशान हो गई है तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया है कि 90 दिन का गैप दे दिया है या रिलीफ दे परेशान दिया है। दुनिया की परवाह है अमेरिका को? अमेरिका को दुनिया की परवाह है क्या? नहीं। ये बीच में एक ये भी इन्होंने काम किया है, और ये अभी और होगा। और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया है, चाइना पे जो टैरिफ लगाया है वो बस अपने वो साबित करने के लिए कि भाई हम चौधरी हैं बस। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया कह रहा हूँ, अमेरिका में इस तरह से नहीं डेवलप होगा कि आप मुल्कों पे टैरिफ लगा दें कि जी तुम चूंकि गाड़ी चाइना में बना रहे हो या इंडिया में या हांगकांग में या सिंगापुर में बना रहे हो कोई चीज, तो इसलिए तुम अगर अमेरिका में बेचोगे तो ये 100 की नहीं 120 की हम तुम बेच सकते हो, इससे कम पे नहीं, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो 100 की जाएगी। ऐसे नहीं होता, लोग ऐसे नहीं मैन्युफैक्चरिंग करते। ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टेबल इकोनॉमीज होनी चाहिए आपकी, जिसमें गारंटीज हों पीछे कि आप पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। भाई मैं आज उठा के अपनी फैक्ट्री अमेरिका में ले आता हूँ और मैं वहां कारें बनानी शुरू कर देता हूँ, कल आप पॉलिसी चेंज कर देते हैं, मैं अपनी फैक्ट्री उठा के कहाँ लेके जाऊंगा? तो इस तरह नहीं होता। और इस तरह से अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ये मसनूई तरीकों से दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता। ये मसनूई जाली तरीके हैं कि टैरिफ लगा दो तो उनको खींचो इधर आए, ये इस तरह नहीं होता। आपका नीचे से जो इंडस्ट्रियल बेस था वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। सारा कुछ तो आपने, या तो आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वियतनाम और कैम्बोडिया और
पता नहीं कहाँ कहाँ चाइना और इधर उधर शिफ्ट कर दी, और चीप लेबर के चक्कर में। और दूसरा जो है वो आपने सर्विसेज का मुल्क बना दिया। मतलब है कि आपने तो सही नहीं किया ना, तो इसलिए ये प्रॉब्लम है और ये रहेगी, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प की पॉलिसियों से अमेरिका को कोई फायदा होगा। मुझे यही लेकिन लगता है कि लोग यही समझ रहे हैं कि एक मदारी आ गया, चलो अब 4 साल भुगतो इसको। लेकिन सर चाइना के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि चाइना भी तो उनको टफ टाइम दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि चाइना भी तो पलट कर कभी 87% और कभी क्या कुछ इनके ऊपर टैरिफ लगा रहा है। तो चाइना से ही असल असल जंग तो ये दो लोगों की है ना, ये दो हाथियों की, या कह लीजिए दो बड़ी कुवतों की। तो लड़ने दो, अपने बाप का क्या जाता है, लड़ने दो। अपने बाप का हम बीच में हम पिस रहे हैं ना, सारा मेड इन चाइना तो हम उठाते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। हाँ यहाँ पे हाँ, जब सारा मेड इन चाइना आएगा वो महंगा हो जाएगा तो हम क्या नहीं करेंगे। होगा, आपका क्यों होगा? आपने थोड़ी ना टैरिफ लगाया है चाइना पे, वो तो अमेरिका में जो जाएगा वो महंगा होगा। यहाँ आपका पे तो नहीं होगा कोई। नहीं, नहीं होगा। अभी तो आप का वो हुआ है इस्लामाबाद में, क्या कहते हैं वो, फोरम हुआ है ना आपका, स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो है उस काउंसिल का। जी। उसमें उन्होंने कहा है कि हम तो मादनियात बेचेंगे और कर्जा उतारेंगे। तो वो तो अब बलूचिस्तान में से मादनियात तो निकाल के बेचेंगे और गिलगित बल्तिस्तान का बेचेंगे। तो आप, पाकिस्तान ने तो अपना प्लान बनाया हुआ है कि हमने कैसे छोटी कौमों को लूट के तो अपने, अपनी जो, लेकिन इतना आसान है ये आपके ख्याल से करना? वो जो लोग हैं वहां के जिनकी जमीन है, वो तो अभी उन्होंने जैसे कहना चाहिए कि उठा पटक शुरू कर रखी है, तो वो करने देंगे इनको? देखें, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बलूच जो है वो लड़ रहा है अपनी धरती के लिए, हम्म। अपने वसाइल को बचाने के लिए। कल की खबर ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो अवामी एक्शन कमेटी है, जो असल अवामी एक्शन कमेटी है, आज़ाद कश्मीर वाली से पहले की है वो, और स्ट्रांग है, रिलीजियस बेसिस पे भी स्ट्रांग है और पॉलिटिकल बेसिस पे भी स्ट्रांग है। तो उन्होंने कल इजलास किया है बड़ा इम्पोर्टेंट, उसमें मेंबर उनके जो असेंबली के हैं एक दो वो भी शामिल हुए हैं, और एहसान अली एडवोकेट साहब थे, और वो चेयरमैन है उसके अवामी एक्शन कमेटी ने। तो उन्होंने कहा कि हम तो जिरगा बुला रहे हैं, ग्रैंड जिरगा, जिसमें 40 से ज्यादा सियासी पार्टियां और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 40 का जिरगा होगा। और उसमें यह तय किया जाएगा कि पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि मादनियात हैं तो बेच के तो हम कर्जा उतारेंगे, हम्म। इसका मुकाबला कैसे किया जाए। लैंड ग्रैबिंग जो कर रही है मतलब है, भाई लोग जो कर रहे हैं लैंड ग्रैबिंग वहां पे फ्रंट कंपनियों के जरिए, उनको कैसे रोका जाए। तो ये चीज है। देखें, बात ये है, देखें मेरी एक बात सुने, हर मुल्क में मादनियात होती हैं, मुख्तलिफ बिल्कुल। होती हैं, उनकी हाँ। फर्क फर्क। कभी आपने सुना कि जनाब फ्रांस में या बेल्जियम में कोई, बेल्जियम के फ्रेंच खड़े हो गए कि जी हम नहीं होने देंगे, या बेल्जियम के जो फिन्स हैं वो खड़े हो गए, या यूके में स्कॉटिश खड़ा हो गया कि जी हाँ। साढ़े हाँ। पानी चो मच्छियां नहीं तुसी फड़ सकते। मतलब कभी नहीं ना सुना। नहीं नहीं, यहाँ क्यों होता है? इसलिए होता है कि एक तो शफाफियत नहीं है, देखो ना, हम्म। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। यहाँ हर चीज ट्रांसपेरेंट है। आपको किसी की चाहिए कि भाई ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुझे इसकी पिछली जो है वो इनकम टैक्स की फाइल चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ, जाओ ले आओ पार्लियामेंट से, कोई टेंशन नहीं है, हर चीज शफाफ है ना, लोगों को भी पता है। लोग एतबार करते हैं जब यहाँ पे कोई बात होती है कि भाई इकॉनमी के हवाले से या जो भी है, तो लोग इतबार करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पीछे सर्दियां थी, ठीक है हम्म। ना, अभी यहाँ पे सर्दियां थी, तो हर शख्स के अकाउंट में, पता ही, मुझे तो पता ही नहीं था, तो हर शख्स के अकाउंट में 50 पाउंड उन्होंने एक्स्ट्रा भेजे हैं कि भाई सर्दी ज्यादा हो गई है, थोड़ी लंबी हो गई है, तो ये हम्म। 50 पाउंड गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप बिजली का बिल दे सके अच्छी तरीके से। हम्म। तो मतलब है, फिर इन्फ्लेशन का ये करते हैं साहब, और ट्रांसपेरेंट होता है। उस इन्फ्लेशन के हिसाब से इन्होंने हिसाब लगाया था कि 300 पाउंड जो है पर हेड,
वो फर्क पड़ा है जो रियल इनकम होती है ना साल की किसी की, उसमें तो लेटर आने शुरू हो गए कि जी फला तारीख को आपके अकाउंट में 300 पाउंड आ जाएगा। मतलब आप अंदाजा लगाए ना, किसी ने नहीं मांगा, किसी ने नहीं कुछ कहा, बिल्कुल। कोई मुजाहरा नहीं हुआ, कोई जुलूस नहीं हुआ, गवर्नमेंट के इदारे बैठ के चेक कर रहे हैं क्योंकि हाँ। उनको पता है कि अवाम को अगर नहीं हम करेंगे। रिलीफ राइट। नहीं देंगे तो हाँ। हाँ, अब दूसरी बात इसका है कि सबको हर चीज मिल रही है बराबर, ठीक है ना। और तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और बाकायदगी से होते हैं, और इलेक्शन में आपको आप करें कैंपेन, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उस इलेक्शन के एंड पे आपको एक फाइल जमा करानी पड़ती है जिसमें आपको बताना पड़ता है एक एक टेडी पैसे का कि आपने कहाँ कहाँ खर्च हम्म। किया और कहाँ कहाँ से आपको ये पैसा आया या आपने रेज किया जिससे आपने अपने इलेक्शन का खर्चा किया। और इलेक्शन के खर्चे पर भी कैप है। तो आप हाँ। यहाँ बड़े बड़े बोर्ड नहीं देखेंगे, बड़े बड़े बैनर नहीं देखेंगे, वो जुलूस नहीं देखेंगे कुछ, उस तरह के। पाकिस्तान में क्या है कि आप मार रहे हैं लोगों को, बलोच को मार रहे हैं, पश्तून को मार रहे हैं, सिंधी को अब नहरें बना के वो नया शोशा खड़ा कर रहे हैं आप, बिल्कुल। तो और फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, फिर फौज भी बीच में घुसी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ब्रिटेन का आर्मी चीफ कौन है, नाम किसी को पता ही नहीं, आप जाकर पूछ इंडिया लो। में नहीं पता किसी को। ठीक है ना। हाँ, हाँ। तो तो ये चीजें जो हैं ये होने की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है, और इसको ठीक कैसे करें ये $1,000,000 का क्वेश्चन है। इसको ठीक करने के लिए अवाम का जो ज़हन होना चाहिए वो ही नहीं है। अवाम का ज़हन इतना पैट्रियार्की बनाया हुआ है, मर्द वाला जो नहीं होता, मर्दाना ज़हन नहीं। है, और फिर मजहबी, और फिर नफरत वाला, यानी मोहब्बत किसी से भी नहीं करता पाकिस्तानी। इंडिया से नफरत, हिंदू से नफरत, अफगानियों से नफरत, अमेरिका से नफरत, इजराइल से नफरत, और भाई मोहब्बत भी है किसी से? अपने आप से शायद है। हाँ, तो ये इस और तरह नहीं कुछ चलता। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये ठीक है, बहुत सी कंट्रीज से बहुत से लोगों से गलती होती है, लेकिन उस गलती को मान के ठीक करें तो ठीक हो भी सकती है। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये मानते ही नहीं, कहते नहीं हमने जो किया ठीक किया, और इसी वजह से आज तक हमारे हालात जो हैं वो कभी सुधरते हुए दिखाई नहीं दिए। हमेशा से पाकिस्तान वो नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, वो मोड़ है कि खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। नहीं थैंक नहीं, यू ये सो बात, मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।